हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ यूजीसी एनटीए नेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे 4 जनवरी 2022 का शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट आंसर की होल पेपर एनालिसिस विद डिटेल सॉल्यूशन। शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता आया हूँ कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं मेमोरी लेवल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और बच्चों को या स्टूडेंट्स को जो भी क्वेश्चंस याद होते हैं उसके आधार पर जो है कि 90% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को लगता है कि ऑप्शंस ये नहीं ये थे तो उसे कमेंट के ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, स्टूडेंट्स कह रहे थे असर्शन और रीज़न में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कथन और कारण के आधार पे। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग वर्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, यानी असर्शन और रीजनिंग बेस्ड था। तो इसमें क्या है, देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले बताना चाहता हूँ ये साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो आपका संबंधित है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो दी थी सबसे पहले इवान पेट्रोविक पेवलो, आईपी पेवलो थे, मनोवैज्ञानिक, शरीर मनोवैज्ञानिक थे। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इनके शोध के लिए। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कह लीजिए जन्मदाता है कौन है, आईपी पेवलो को माना जाता है। ठीक है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो पिता हैं वो माना जाता है बीएफ स्किनर को। 1938 में इन्होंने दिया था, बीएफ स्किनर ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी दोनों ने। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है, या ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी गई है किसके द्वारा, इवान पेट्रोविक पेवलो के द्वारा, और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी गई है बीएफ स्किनर के द्वारा। यानी कि क्रिया प्रसिद्ध अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को, और इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं आईपी पेवलो की थ्योरी को। इनकी जो थ्योरी है आईपी पेवलो की, इसमें जो थ्योरी का आधार था, इन्होंने कहा था कि इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, यानी कि जो हमारे अनैच्छिक व्यवहार हैं उस पर आधारित है। लेकिन स्किनर क्या कहते हैं, इन्वॉल्व्स वॉलेंट्री बिहेवियरल आउटकम्स, यानी कि इंसान जो भी व्यवहार करता है वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, कुछ भी अनैच्छिक नहीं होता है। आगे क्या है, स्टडीज़ इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन रिलेशन टू वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी कि आंतरिक और बाह्य उद्दीपक के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का क्या करना, व्यवहार के बीच में संबंध निकालने की बात कौन करता है, पेवलो करते हैं। ये क्या कहते हैं, स्किनर स्टडीज़ बिहेवियरल पैटर्न्स दैट टेक प्लेस इन रिस्पॉन्स टू न्यूमरस ऑनवर्ड्स आउटकम्स। ठीक है, पेवलोव ने अपने प्रयोग में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें डॉग का यूज़ किया था। डॉग के आधार पर, डॉग के रिस्पॉन्स के आधार पर थ्योरी को जो है इस्टेब्लिश किया था, लेकिन स्किनर ने यूज़ किया था चूहा। ठीक है, तो ये इनकी बेसिक थ्योरीज थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये दोनों जो हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, और व्यवहारवाद का जो पिता कहा जाता है वॉटसन को कहा जाता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, हो सकता है आगे के एग्जाम्स में पूछा जाए। तो ये जितने भी थ्योरिस्ट हैं ये बिहेवियरिस्ट थ्योरिस्ट हैं, यानी कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ये इनका मानना क्या है, व्यवहारवाद का क्या मानना है, व्यवहारवाद ये मानता है कि जो अधिगम है, यानी लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के अधिगम क्या है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। एज अ रिजल्ट इन एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव के आधार पर जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही अधिगम है। इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक को रखा गया है, स्किनर हैं, पेवलोव हैं, थॉर्नडाइक हैं, वॉटसन है। वॉटसन को जैसा कि मैंने बताया व्यवहारवाद का पिता भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक का जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर बेस है थ्योरी, लॉ ऑफ इफेक्ट इन्होंने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। तो जैसा कि देखिए ये जो चारों साइकोलॉजिस्ट हैं इनके बारे में फटाफट देख लेते हैं। स्किनर को कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग का जनक। ठीक है, पेवलो को कहा जाता है लर्निंग प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन रिफ्लेक्सेस, यानी कि इनवॉलंटरी बेसिस पे है, इन्होंने दिया। थॉर्नडाइक ने क्या क्या दिया है, देखिए ये है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसकी बात कौन करता है, थॉर्नडाइक करते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, लॉ ऑफ स्प्रेड ऑफ इफेक्ट्स। 3 एलिमेंट्स इन्होंने क्या दिए, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और फॉर्मेशन। वॉटसन की बात करें तो ये क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग। इन्होंने क्या किया, थॉर्नडाइक के लॉ इफेक्ट को रिजेक्ट करने की बात कही थी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, एडिशनल थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था अबाउट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो एग्जैक्ट इसका ऑप्शंस नहीं पता था, तो मैंने जनरल टर्म में इसको जो है डिस्क्राइब कर दिया है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग बताइएगा अगर याद होगा ऑप्शन। देखिए, इंट्रा का मीन्स होता है, इंट्रा का मीन्स होता है खुद के अंदर, यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जब कोई इंसान खुद से बातें करता है, गाना गाता है, अपने बारे में सोचता है कि उसने आज दिन भर क्या किया, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि देखिए लिखा है, द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विद इन अ पर्सन इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि जो खुद के अंदर आप सोचते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, खुद से जो बातें करते हैं, सेल्फ टॉक, ये सारी चीज़ें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन, यानी दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। सो व्हेन द कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इट इज़ सेड टू बी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट बातें कर रहे हैं तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा है तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये इंटर और इंट्रापर्सनल का एग्जाम्पल था। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जैसा कि एग्जांपल में भी समझ में आ रहा है, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, और इंट्रापर्सनल का मतलब खुद से बातें करना, गाना गाना, सेल्फ टॉक, सेल्फ स्पीच, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्या था ये नहीं पता, तो नल हाइपोथेसिस को जनरल टर्म में डिस्कस कर ले रहा हूँ। देखिए, नल हाइपोथेसिस होता क्या है। नल द हाइपोथेसिस दैट there is no significant difference between specified population, any observed difference being due to sampling or experimental error। यानी कि नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है। नल हाइपोथेसिस ये मान के चलता है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स या बिटवीन ग्रुप्स, जो भी आप रिसर्चर मानकर चलता है। इसको हम डिनोट करते हैं एच नॉट से। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए क्या है, नल हाइपोथेसिस का काम क्या है। नल हाइपोथेसिस ऑलवेज प्रेडिक्ट्स दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो भी वेरिएबल्स हैं V1, V2, V3 या IV, DV जो भी हैं, उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, वो स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है। रिसर्चर क्या चाहता है हमेशा, देखिए, द रिसर्चर विशेष टू डिसअप्रूव दिस हाइपोथेसिस। यानी हर रिसर्चर ये चाहता है कि उसकी नल हाइपोथेसिस क्या हो, रिजेक्ट हो जाए, ताकि जो उसने सही हाइपोथेसिस बनाई है, जो सही रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई है, वो सेलेक्ट हो जाए या एक्सेप्ट हो जाए। तो ये याद रखिएगा, नल हाइपोथेसिस हमेशा रिसर्चर इसीलिए बनाता है कि उसकी नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो जाए और रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि रिसर्च हाइपोथेसिस वही होती है जो रिसर्चर चाहता है उसका रिजल्ट आए। इट इज़ जनरेटेड बाय एज नॉट, ये मैंने आपको बता ही दिया। एग्जाम्पल की बात करें नल हाइपोथेसिस की तो देखिए क्या है, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। यानी कि आपको पता है, इसमें लिखा है कि धूम्रपान करने से और कैंसर का कोई भी सहसंबंध नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, सिगरेट पीने से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये नल हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, जो कि गलत है, इसलिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था नंबर सीरीज़ से। सीरीज़ थी 5, 16, 51, 158 और नेक्स्ट टर्म बताना था। तो इसमें जो देखिए मेथड जो लगेगा, इसमें 5 × 3+1 यानी कि × 3+1 पैटर्न यहाँ अप्लाई हो रहा है। देखिए, जब 5 3 जा 15 +1 = 16, ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। फिर उसके बाद 16 में फिर से × 3 +3 करेंगे, यानी कि यहाँ पर +1 फिर +3 फिर +5 ऐसे इंक्रीज हो रहा है। 16 3 जा 48, 48 +3 आपका हो जाएगा 51। फिर उसके बाद जब 51 में × 3 +5 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 158। तो इसी तरीके से 158 में नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 158 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इस बार 7 ऐड होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7। तो 158 × 3 अगर आप करेंगे तो 3 8 जा 24 और इधर आपका हो जाएगा 2 कैरी हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 4 1 4 और 474 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 481। तो अगर ऑप्शन में जो है आपका 481 होगा तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 481। 481 इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन जो भी हो प्लीज़ डिस्कस करिएगा।
तो जिसका जो नेक्स्ट टर्म होगा 481 इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ आयुष, आयुष का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए आयुष का जो फुल फॉर्म है द मिनिस्ट्री ऑफ, आयुष का फुल फॉर्म है ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, है ना, योगा एंड नेचुरोपैथी एक साथ कंसिडर किया जाता है। यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध, सोवा रिक्पा एंड एच फॉर होम्योपैथी, एब्रीविएटेड एज आयुष। यानी कि इन सारी चीज़ों से, इन 7 ट्रेडिशनल सिस्टम को मिलाकर आयुष नाम दिया गया है, भारत सरकार द्वारा आयुष नाम दिया गया है। इसका पर्पस क्या है, इज प्रपोज्ड विद डेवलपिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड प्रोपागेशन ऑफ इंडिजिनस अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम इन इंडिया। यानी कि जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है इंडिया में, जो हमारा आयुर्वेद है, जो हमारा योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी सिद्ध है, होम्योपैथी है, उसको भी एलोपैथी के साथ साथ आगे बढ़ाना और उसके क्षेत्र में रिसर्च करना, डेवलप करना, ये सारे काम इसके हैं। तो अब हम लोग आयुष डिपार्टमेंट को किस नाम से जानते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नाउ विल बी नोन एज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कब से जाना गया है, अप्रैल 2021 में एक गजट पास हुआ था, 13 अप्रैल 2021 में, तब से इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रख दिया गया। तो ये फुल फॉर्म पूछा गया था। और ये क्या है, आयुष इंक्लूड्स 7 ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग के लिए पूछा गया था। देखिए बार बार ये जो है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट एक्शन प्लान, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है, ईवीएस के सारे वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये आपका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये संबंधित है एमिशन ट्रेडिंग से। जैसा कि आपको पता है ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बनाया गया था। तो उसमें क्या कहा गया था कि ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसे कंट्रोल किया जाए, तो जो ओजोन लेयर है वो ऑटोमेटिक जो है कंट्रोल अच्छी हो जाएगी, फिर से बन जाएगी। तो इसमें जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, HCFC है, ये सारी गैसेस को लिमिटेड करने की बात कही गई थी। तो इसके लिए किगाली समझौता भी हुआ था। देखिए पिछले एग्जाम्स में शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, किगाली समझौता किससे संबंधित है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता एमिशन ट्रेडिंग यानी कि जो भी गैसों का एमिशन होता है उससे रिलेटेड है। पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट जो है आपका इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड से रिलेटेड है। और क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका फेजिंग आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है, यानी ए जो है आपका A3 होगा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बी की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड से रिलेटेड है। और सी की बात करें जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है NAPCC, वो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और डी जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है वो एमिशन ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो एमिशन ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है T2 है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। और थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन नंबर ए का 3 है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, जो कि मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था, वो सारी चीज़ें मैंने सही बताई थी। केवल ऑप्शन जो है एमिशन ट्रेडिंग की जगह फेजिंग आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस होगा, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर ए का जो है 3 है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें सोलर वाटर स्टील इज अ डिवाइस टू, यानी कि सोलर वाटर स्टील जो है या सोलर स्टील भी इसे हम बोलते हैं, ये किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है सौर ऊर्जा का उपयोग करके पीने योग्य पानी बनाने के लिए, यानी कुल मिला के सीधी सी बात करें तो वाटर डिस्टिलेशन के काम आता है, यानी कि जो पानी है उसको शुद्ध करके पीने योग्य बनाया जाता है सोलर वाटर स्टील से, यानी प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, देखिए सोलर वाटर डिस्टिल्स की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसको ये भी डिस्कस कर लिया है कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो सोलर स्टील डिस्टिल्स वाटर विथ सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट बाय यूजिंग द हीट ऑफ द सन टू वेपोरेट वाटर सो दैट इट मे बी कूल्ड एंड कलेक्टेड। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करके जो है वाटर को प्यूरीफाई करते हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड इन एरियाज़ वेयर ड्रिंकिंग वाटर इज अनअवेलेबल। और ये चीज़ कहाँ यूज़ होती है, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। सो दैट क्लीन वाटर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम डर्टी वाटर, इसलिए जो गंदे पानी को ही शुद्ध करके पिया जाता है। और
फ्रॉम प्लांट्स बाय एक्सपोजिंग देम टू सनलाइट। तो ये इसका पूरा चैम्बर है, इवेपोरेशन, सी वाटर जो है, सनलाइट यहाँ पर पड़ रही है। देखिए इस तरीके का पूरा सेटअप यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। यानी कि सॉइल पोल्यूशन के लिए कौन कौन से सोर्सेज जिम्मेदार हैं, कौन कौन से स्रोत जिम्मेदार हैं, इस दिए गए ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो देखिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, यानी कि जो आपका औद्योगिक अपशिष्ट है, इसको औद्योगिक अपशिष्ट बोलते हैं, ये सॉइल पोल्यूशन के लिए बिल्कुल जिम्मेदार होता है, क्योंकि उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा है, अपशिष्ट है, वो जाकर सॉइल को कहीं ना कहीं दूषित करता है ही करता है। अब दूसरा है देखिए यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन अभी मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन यूट्रोफिकेशन जो है सॉइल पोल्यूशन का कोई कारण नहीं होता। यूट्रोफिकेशन जो है पानी में इसका सिस्टम होता है सारा, ये पानी से संबंधित है। थर्ड है ऑप्शन आपका अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, यानी कि जो भी नाभिकीय कचरे हैं उसका अवैज्ञानिक तौर पर डिस्पोजल करना या उसको सही मैनेज नहीं करना। तो ये ऑप्शन होगा, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है इसका। साथ ही साथ चौथा ऑप्शन है ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग, यानी कि ऑयल ड्रिलिंग का जो काम होता है वो भी पानी के अंदर होता है, यानी कि समुद्र के या समुद्र के किनारे जो पानी होता है वहाँ पर ये काम किया जाता है। तो ये भी पानी से रिलेटेड है, ये भी सॉइल को पॉल्यूशन करने का या पॉल्यूट करने का काम नहीं करता है। पांचवा ऑप्शन है इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक सिस्टम, यानी सेप्टिक सिस्टम जो भी मल है, घरों का मलमूत्र है, अगर उसका जो प्रबंधन है वो सही नहीं है तो वो भी सॉइल को जाकर जो है गंदा करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। पहला, तीसरा और पांचवा जो है सॉइल पॉल्यूशन के कारक हैं। यूट्रोफिकेशन और ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग ये कारण नहीं है। अब देखिए यूट्रोफिकेशन होता क्या है, अगर हम बात करें तो यूट्रोफिकेशन क्या है, सुपोषण, इसको हिंदी में हम लोग सुपोषण भी बोलते हैं। सुपोषण शब्द का उद्भव ग्रीक शब्द यूट्रोफॉस से हुआ है। इसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है पोषण या समृद्ध। सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधे तथा शैवाल का विकास होता है, यानी पानी के अंदर। इसके अलावा जल में बायोमास की उपस्थिति के कारण उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, यानी एक तरीके की क्या है, ये यूट्रोफिकेशन पानी का प्रोसेस है। अब ऑफशोर ड्रिलिंग की बात करें तो क्या है, ऑफशोर ड्रिलिंग is a mechanical process where a well bore is drilled below the seabed. It is typically carried out in order to explore for the subsequently extract petroleum that lies in rock forms beneath the seabed. यानी समुद्र के किनारे देखा होगा आपने, संयंत्र लगे होते हैं, तेल शोधन कारखाने लगे होते हैं, तेल निकालने के जो है मशीनें लगी होती हैं जो कि पानी के अंदर होती हैं, तो वो भी सॉइल को पोल्यूट करने का काम नहीं करती हैं। तो अब सॉइल पोल्यूशन के कारण क्या है, ये कॉजेज़ मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, सोर्सेज क्या हैं। देखिए एग्रीकल्चर वेस्टेज, यानी कि जो खाद मटेरियल है वो सब यूज़ करते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वही खाद। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसा कि ऑप्शन में दे रखा है। डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों को काटना। स्पिल्स एंड लीक्स, लिटरिंग, वेस्ट डिस्पोजल, वही जो न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल ऑप्शन में दे रखा था। माइनिंग, जो काम करते हैं खदानों में खुदाई का, ये कंस्ट्रक्शन या जो बिल्डिंगें निर्माण होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, लैंडफिल्स हैं, केमिकल वेस्टेज हैं, न्यूक्लियर वेस्टेज हैं, एसिड रेन है और इलीगल डंपिंग। ये सारे कारण जो है सॉइल पोल्यूशन के, ये सारे कारण हैं। इफ़ेक्ट की बात करें तो सारा इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, सीधे हमारे हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स की फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, प्लांट्स के ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्रॉप का रिडक्शन हो जाता है, मतलब फसलें अच्छे से नहीं हो पाती हैं। एक्वेटिक लाइफ पे जो है कि फ़र्क पड़ता है। कंटामिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, इंक्रीज़ इन एल्गी बढ़ जाते हैं, पीएच लेवल चेंज हो जाता है, सॉइल स्ट्रक्चर पे प्रभाव पड़ता है, डस्ट और एयर पोल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है इसका, गवर्नमेंट रेगुलेट करे, रिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ, जो भी कंज्यूम हो रहा है उसमें रिडक्शन किया जाए, रिसाइकिल, ऐसी चीज़ें यूज़ किया जाए जिसे रिसाइकिल किया जा सके, बायो रेमिडिएशन किया जाए, है ना। अवॉइड लिटरिंग, अवॉइड द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑर्गेनिक गार्डनिंग, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, वेटलैंड रिस्टोरेशन और कन्विंस अदर्स। यानी ये सारी चीज़ें जो है मैंने कॉज, इफेक्ट्स और सॉल्यूशन तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। 1, 3 और 5 जो है ये कारण है सॉइल पोल्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट
चेंज। तो ये NAPCC से देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो NAPCC के बारे में बताना चाहता हूँ। इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जो कि EVS की प्लेलिस्ट में चैनल की जब मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ EVS का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर NAPCC, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, अर्थ एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर, इन सारे चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है काफ़ी अच्छे से। तो वहाँ से जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 है, यानी NAPCC क्लाइमेट चेंज में जो गोल्स हैं उसमें नेशनल मिशन ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को शामिल नहीं किया गया है। बाकी नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट और ग्रीन इंडिया मिशन, ये तीनों गोल जो है इसमें रखे गए हैं। तो कुल लगभग 8 गोल हैं। इसको देख लेते हैं क्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गोल में सबसे पहले क्या है, NAPCC में नेशनल सोलर मिशन है, फिर उसके बाद नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एंड इफ़िशियंसी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिट, नेशनल वाटर मिशन जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, फिर है आपका ग्रीन इंडिया, ये भी है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये है, और लास्ट है आपका नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। तो दिए गए ऑप्शंस में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है कोई भी गोल नहीं है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का। तो इसका एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा तो अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, इसका एग्जैक्ट नहीं बता पाए बच्चे क्या क्वेश्चन था। तो अनुमान और अर्थापत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसको मैंने जनरल टर्म में यहाँ डिस्कस कर लिया है कि जो ऐसे टाइप हैं क्या क्या होते हैं, जैसे प्रत्यक्षण है या प्रत्यक्ष है, जिसको हम लोग परसेप्शन बोलते हैं, यानी जो आप आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, आपके आँखों देखा जो होता है उसे प्रत्यक्षण बोलते हैं, परसेप्शन। अनुमान का मतलब क्या होता है, अंदाज़ा लगाना, इन्फरेंस लगाना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा। उपमान का मतलब क्या होता है, इनफी कंपैरिजन, यानी एक तरीके कह लीजिए कंपैरिजन करना, या एनालॉजी रेंस, एनालॉजी का मतलब समानता करना। अर्थापत्ति का मतलब क्या है, पॉस्टुलेशन डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस, यानी कि परिस्थितियों से कोई ना कोई प्रमेय बताना या पॉस्टुलेशन सिद्ध करना। शब्द क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, रिलाइंग ऑन वर्ड टेस्टिमोनी ऑफ पार्ट और प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट्स। और अनुपलब्धि का मतलब क्या है, नॉन परसेप्शन, यानी ऐसी चीज़ जिसे देखा नहीं है। ठीक है, निगेटिव या कॉग्निटिव प्रूफ, निगेटिव के टर्म में आता है, मतलब अप्रत्यक्ष की हुई चीज़, यानी प्रत्यक्ष का जस्ट अपोजिट होता है अनुपलब्धि, जिसे आपने देखा नहीं। कॉग्निटिव प्रूफ मांगता है ये। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के पेपर में, जो 4 जनवरी 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर था। साथ ही साथ AEIO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। DI का वही पैटर्न था, 3 ईजी 2 टफ, 3:2 का रेशियो था। RC में भी 1-2 क्वेश्चन घुमा के थे। तो इस तरीके से बच्चे बता रहे थे कि सर पेपर जो है ओवरऑल मॉडरेट लेवल का था। बाकी जो क्वेश्चंस थे बच्चों ने बताया, मैंने डिस्कस कर लिया आपके सामने। अगर कोई कन्फ्यूजन है या क्वेश्चंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बताना चाहता हूं, अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आने वाले PhD एडमिशन्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर जाइए। यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी वीडियोज़ यहाँ रिसर्च से रिलेटेड पड़े हैं, और लगभग 95 से 100% जो है आपका सिलेबस कवर हो जाएगा रिसर्च के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो ज़रूर एक बार चैनल पर विजिट करिए। और UGC नेट पेपर 2022 के लिए भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई, तो यहाँ पर जाकर एक बार देख सकते हैं आप, सारे कंटेंट पड़े हुए हैं और बहुत प्रीवियस ईयर के वीडियोस भी पड़े हुए हैं, तो एक बार ज़रूर विजिट करिए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं PhD एडमिशन से रिलेटेड, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।